मैं 14 साल की थी, तब मेरे मम्मी पापा की मौत के बाद मेरे चाचा चाची मुझे अपने घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद कोई कमरे में आता और मेरी टांगों को फैलाकर मेरे साथ, उसके बाद मेरी चीख निकल जाती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब कौन कर रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके लाइट जलाई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मेरा नाम रिया है। मैं 14 साल की थी, लेकिन भरे पूरे जिस्म की थी, जिसकी वजह से मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। मैं अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। मेरा एक भाई था। हमारा छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था। लेकिन ना जाने एक दिन हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई। मैं बचपन से ही बहुत दब्बू किस्म की लड़की थी। इसी स्वभाव के कारण मैं जल्दी किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाती थी। मुझे किसी के भी सामने खुलने में बहुत समय लग जाता था, जबकि मेरी इसी आदत की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर थोड़ा चिंता में रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं इतनी सीधी हूँ कि कोई भी मेरा आराम से फ़ायदा उठा सकता है, और अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं डर के मारे शायद ही है जो किसी को बताऊं। इसीलिए हमेशा से जब भी मैं स्कूल से घर आती तो मम्मी मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती रहती थीं कि बस में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, या रास्ते में कोई मिला तो नहीं, किसी ने गलत तरीके से छुआ तो नहीं, और ना जाने कितने तरह के सवाल। वह मुझे प्यार से समझाती कि अगर कभी भी ऐसी कोई भी बात हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, बिना डरे बिना झिझके हुए। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा ही साथ देगी, इसलिए तुम बिल्कुल भी घबराना मत और ना ही परेशान होना। मम्मी की इन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी, क्योंकि मैं खुद भी जानती थी कि मैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल नहीं हूँ। कभी रास्ते में मैं अगर अजीब से अंकल या आदमी को देख लेती तो दूर से ही मेरे पैर कांपने लगते थे और मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं खुद को यह समझा रही थी कि मुझे अपना यह स्वभाव बदलना होगा और अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रही तो फिर कभी भी इस दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मेरी इस आदत की वजह से मेरी स्कूल फ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाती थीं कि मैं तो कुएं की मेढक हूँ, जो कुएं से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं अपने ऊपर से कुएं की मेढक का टैग हटाना चाहती थी, और इसीलिए जिस जगह मुझे डर भी लग रहा होता था वहाँ भी मैं ज़बरदस्ती की हिम्मत जुटाकर उस सिचुएशन का सामना करती थी। एक दिन मेरे स्कूल में बोला गया कि आप लोगों का स्कूल टूर इस बार नैनीताल के लिए जा रहा है। मैं उस दिन बहुत खुश थी और खुशी खुशी घर आकर मैंने मम्मी पापा को अपने टूर के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि आप मुझे स्कूल टूर पर ज़रूर जाने दें। मैं भी अपनी दोस्तों के साथ उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ और अकेले बिना किसी सहारे के घूमना चाहती हूँ। लेकिन मम्मी पापा थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर आप लोग मुझे खुद से बाहर निकलने ही नहीं देंगे तो फिर मैं और भी ज़्यादा डरपोक होती चली जाऊंगी। एक तरफ तो आप लोग मुझे हिम्मत वाली लड़की बनने के लिए कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे खुद से किसी भी सिचुएशन को फेस ही नहीं करने देते। तो फिर बताइए मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी, अगर हर जगह आप लोग ही मेरा सहारा बनकर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, तुम ठीक कह रही हो रिया, हम ही तुम्हें हिम्मती बनने को कह रहे हैं और हम ही तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे नैनीताल जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन मुझसे वादा लिया कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और एकदम सतर्क रहूंगी और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ में ही रहूंगी।
मैंने भी उनको प्रॉमिस कर दिया और खुशी खुशी अपने टूर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को ये बताया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे नैनीताल जाने की परमिशन दे दी है, तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे चलने से वह बहुत खुश थीं। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ही मैं खुशी खुशी अपने घर से नैनीताल जाने के लिए पापा का वेट कर रही थी, क्योंकि पापा मुझे स्कूल छोड़ने वाले थे। फिर वहाँ से ही मैं टूर पर जाती। मेरे बड़े भाई रजत मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि दिमाग लगाकर घूमना, ये ना हो कि तुम्हारी सहेलियाँ कहीं घूमने निकल जाएं और तुम बेवकूफ़ों की तरह कहीं और ही निकल जाओ। मैंने कहा, अब आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अब बेवकूफ़ नहीं रही, अब मैं भी समझदार हो गई हूँ। इसीलिए तो देखिए, मुझे मम्मी पापा ने अकेले जाने की इजाज़त दे दी है और अब मैं नैनीताल घूमूंगी और आप यहाँ घर में बैठना। मेरी ये बात सुनकर भैया बुरी तरह से चिढ़ गए, लेकिन मैं जानती थी कि वह बस मुझे मजाक में ही चिढ़ाते हैं। असल में तो मेरे घूमने से वह भी बहुत खुश थे। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ नैनीताल के लिए निकल गई। नैनीताल पहुंचकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरी लाइफ के ये सबसे अच्छे दिन थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। मैं जब नैनीताल से वापस घर लौट कर आई तो मेरे घर पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर इतने सारे लोग अचानक से क्यों और किस लिए आ गए। जब मैं थोड़ा और अंदर बढ़ी तो अजीब तरह से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची, सामने का नज़ारा देखकर मेरे तो हाथ पैर ही ढीले पड़ गए और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। सामने मेरे मम्मी पापा और भाई की लाशें रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर मैं होश खो बैठी। कुछ देर के बाद मुझे जब होश में लाया गया तो मेरी चाची मुझे सहारा दिए हुए थी। मुझे बहुत गहरा सदमा लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं रो भी नहीं रही थी, लेकिन मेरे रिश्तेदार मुझे रुलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दिन में ही मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। कुछ देर के बाद ही मेरे मम्मी पापा और भाई की लाशों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा। ये देखकर मैं बुरी तरह से उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी और चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने ही मेरा परिवार मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। बाद में मुझे पता चला कि मम्मी पापा और भाई शाम को एक पार्टी में जाने के लिए निकले थे। तभी उनकी कार का एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन लोगों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। मुझे अपने परिवार से बिछड़ने का गम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं रो रो कर भगवान से यही कह रही थी कि अगर आपको मुझसे मेरा परिवार छीनना ही था तो मुझे भी मार डाला होता। आखिर मुझे ज़िंदा क्यों रखा? मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी बिना किसी सहारे के, क्योंकि मैं तो आज तक अपने मम्मी पापा की छाँव में ही पली बड़ी हूँ। अब मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं कैसे ज़िंदा रहूंगी और अपनी आगे की बची ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। अब तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा डर बैठ गया था। मैं ज़रा सी बात पर रोने लगी थी और अगर कोई मुझसे हल्का सा भी तेज़ बोल देता तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे मेरे चाचा चाची अपने घर ले गए। मेरे चाचा एक प्राइवेट कंपनी में दूसरे शहर में नौकरी करते थे और चाची उसी शहर में किसी कंपनी में जॉब करती थीं। वह मेरे मम्मी पापा के जितने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुझे रख रहे थे और मेरा खर्चा उठा रहे थे। अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए पर उठा रखा था, जिसमें 2-3 किराएदार भी रहा करते थे। मेरे चाचा चाची का एक बेटा था जिसका नाम आशीष था।
वह मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसे मेरा उसके घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वह मुझसे कोई बात नहीं करता था। जब कोई बहुत ज़रूरी बात होती तो बस वही कहता, उसके अलावा वह मुझसे एक भी शब्द नहीं कहता और मुझे अजीब तरह से घूर घूर कर देखता रहता। मेरी चाची और चाचा दोनों ही बहुत अच्छे थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखते थे। मेरी चाची जानती थीं कि मैं जल्दी डर जाती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं अपने कमरे का दरवाज़ा कभी लॉक नहीं करूँगी। मेरे चाचा ने मेरा वहीं पर दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया और मैं स्कूल जाने लगी थी। लेकिन अब मैं बहुत उदास रहती थी और एक अजीब सी खामोशी मुझे घेरे रहती थी। मैंने स्कूल में किसी से भी दोस्ती नहीं की थी। धीरे धीरे मुझे चाचा के यहाँ पर रहते हुए 1 महीना होता जा रहा था। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौट कर आई तो मैंने अपनी ही उम्र की एक लड़की को चाची के पास बैठे देखा। उसने जैसे ही मुझे देखा तो वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मेरे ऊपर मेरा गम हर वक्त इतना हावी रहता था कि मेरे चेहरे से मुस्कान का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने बाहर बुलाया और कहा, इससे मिलो, इसका नाम है शालिनी। हमारे यहाँ पर एक नए किराएदार आए हैं, यह उन्हीं की बेटी है। ये तुम्हारी उम्र की है और तुम चाहो तो इससे दोस्ती भी कर सकती हो। मैं थोड़ी देर चाची के कहने के कारण उसके पास बैठी, लेकिन कुछ देर के बाद उसके ट्यूशन वाले सर आ गए, इसलिए वह पढ़ने के लिए चली गई। मेरी दिनचर्या सिर्फ यही थी कि मैं सुबह उठकर स्कूल जाती, लौटकर अपने स्कूल का काम करती। शाम को चाची जब ऑफिस से आ जाती तो थोड़ा बहुत उनके साथ घर के काम करवा लेती और चुपचाप शाम को खाना खाकर सो जाती। अगले दिन चाचा जी घर वापस आ गए तो उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें यहाँ की ब्रांच में ही ट्रांसफ़र कर दिया है और अब वह यहीं पर रहकर जॉब करेंगे। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए। अब शालिनी से भी मेरी दोस्ती हो गई थी और मैं उससे बातें कर लिया करती थी। 2-3 दिन के बाद मेरी चाची को अपने मायके की एक शादी में जाना पड़ा, तो वह मुझे ही घर का ख्याल रखने का कहकर गईं। जिस दिन वह गईं उस दिन की रात को मैं सारा काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मैं सोने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिमाग में अपने अतीत के वही सब दुख भरे पल चल रहे थे कि तभी अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठा। मैं घबरा कर अंधेरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरा वहम है, इसलिए मैं चुपचाप लेट गई। 5 मिनट के बाद ही किसी ने कसकर मेरा मुंह दबा दिया। मैंने एकदम से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में उसने मुझसे कहा, अगर चीखी तो गर्दन काट दूंगा, इसलिए बिल्कुल हिलना मत। डर के मारे मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे और मुझे भयंकर पसीना आने लगा। उसके बाद तो उस आदमी ने मेरे साथ जो करना शुरू किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े हटाने शुरू कर दिए और मुझे गलत तरीके से यहाँ वहाँ कस कस कर दबा दबा के छूना शुरू कर दिया। मैं इतनी डरपोक थी कि जरा सी भी आवाज़ अपने गले से निकाल नहीं पा रही थी और वह मेरे साथ अपनी सारी मनमानी कर रहा था। उसके बाद अचानक से उसने मेरी सलवार उतार दी और फिर तो उसने मेरा जो कपड़ा था वह भी हटा दिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज चलने लगी थी जैसे मुझे अटैक ही पड़ जाएगा। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते ही चले जा रहे थे। तभी अचानक उसने मेरे दोनों पैरों को पकड़ा और झटका देकर खोल दिया और फिर उसने वहाँ पर कुछ हल्का सा रखा जो मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ।
मैंने एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके उसको पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने दोबारा से मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। अब तो मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई और फिर मैंने उसके सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद पूरी रात वह मेरे साथ वह सब करता रहा और मैं एक जिंदा लाश की तरह पड़े पड़े उससे सब कुछ करवाती रही। सुबह के करीब 4 बजे वह चुपचाप अंधेरे कमरे में कहीं गायब हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि वह कहाँ गया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े ठीक किए। जब मैं सुबह उठी तो चाची घर वापस लौट चुकी थीं। मेरी हालत देखकर मुझसे बोली, रिया क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? उन्हें देखकर मुझे कुछ समझ ना आया और मैंने उन्हें रोते रोते गले से लगा लिया। मुझे रोता देख वह थोड़ा घबरा गईं और बोली, क्या बात है? लेकिन मैं डर के मारे उन्हें कुछ भी ना बता पाई। मुझे लगा कि अगर मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी तो मुझे यही नहीं पता कि वह मेरे साथ वह सब करने वाला आखिर कौन था। फिर मैंने झूठा बहाना कर दिया कि मम्मी पापा की याद आ रही है, बस। उसके बाद उन्होंने मुझे चुप कराकर नाश्ता कराया। उस दिन मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उस दिन की रात जैसे ही हुई मुझे डर लगने लगा। मैंने चाची से कहा कि क्या मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लूं, लेकिन मुझे चाचा और चाची दोनों ने ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम आराम से लेटो। अगर रात में कोई बात हो तो तुम हमें या तो आवाज़ लगा देना या फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे कमरे में आ जाएंगे। उनके मना करने के बाद मैं मजबूर हो गई और फिर मैंने उस रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन पूरी रात मैं डर से सहमी लेटी रही। पर भगवान की दुआ से उस रात मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद मैं अपना होमवर्क कर रही थी, तभी अचानक से मेरे चाचा का बेटा आशीष मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, चॉकलेट खाओगी? उसे अपने कमरे में देखकर मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि इससे पहले तो वह मुझसे कभी ना तो बोला, ना ही कभी मेरे कमरे में आया, और आज तो वह मुझे कुछ खाने को पूछ रहा था। ये देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। मैंने उसे तुरंत ही मना कर दिया। फिर वह मुझसे बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी? मैंने उसे पार्टी में जाने के लिए भी इनकार कर दिया। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि इसका स्वभाव मेरे प्रति अचानक से कैसे बदल गया। अभी तक तो इसने मुझसे बात भी नहीं की थी और अचानक ही आज यह मुझे खाने पीने का पूछ रहा और मुझे अपने साथ पार्टी में भी ले जाने को तैयार था। आखिर इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे आया? मेरे दिमाग में अब यही सब चलने लगा कि कहीं इसी ने तो मेरे साथ। फिर मैंने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना तो जानती थी कि वह सब मेरे साथ करने वाला कोई बाहर का तो नहीं हो सकता। उसी रात मैं चुपचाप कमरे में लेटी हुई थी, तभी वही आदमी फिर से अचानक से मेरे कमरे में आ गया और मेरी गर्दन पर चाकू रखा और मुझसे वही धमकी दोहराई। मेरी तो जैसे हालत ही खराब हुई जा रही थी। वह पूरी पूरी रात मेरी जुताई करता रहता और फिर अचानक से अंधेरे में कहीं गायब हो जाता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। मैं रो रो कर मम्मी पापा को याद करती कि आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए। ये दुनिया बहुत बुरी है, आप लोग भी मुझे अपने पास बुला लो। देखो आपकी बेटी का क्या हाल किया जा रहा है। एक दिन स्कूल में मेरी इंग्लिश टीचर हम लड़कियों को समझा रही थी कि अब हम बड़े हो रहे हैं और इस समाज में कई ऐसे लोग हैं जो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें हमेशा ही सजग और सतर्क रहना चाहिए। वह हमारा फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कमज़ोरी की वजह से उठाते हैं, क्योंकि हम कभी भी उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो हिम्मत दिखाओ और उसका डट कर सामना करो, और अपने घर के किसी भी बड़े को, टीचर को या अपने दोस्त को, जिसको भी अपनी प्रॉब्लम बताने में तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, उसे ज़रूर बताओ। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत अपने अंदर महसूस होने लगी और मैं सोचने लगी कि अब मुझे ही अपने लिए खुद कुछ करना होगा। शाम को जब मैं सोफे पर गुमसुम सी बैठी यही सब सोच रही थी कि मेरे साथ वह सब करने वाला आखिर कौन हो सकता है, तभी अचानक से मेरे चाचा मेरे पास बहुत करीब आकर बैठ गए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, रिया बेटा, क्या बात है, तुम किस गहरी सोच में डूबी हुई हो। चाचा ने मुझे जब छुआ तो मेरे अंदर अजीब सी घबराहट तैर गई और मुझे बिल्कुल वही एहसास हुआ जो मुझे उस आदमी के छूने पर होता है। वह मुझसे पूछे चले जा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें घूर घूर कर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह सब मेरे साथ मेरे चाचा। तभी मेरी चाची मेरे पास आई और उन्होंने मुझे हिलाते हुए कहा, रिया, तुम्हारे चाचा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही खोई खोई सी लगती हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे चाचा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए बोले, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। उनके ऐसा करने से मुझे अंदर से घिन जैसी आने लगी। मैं घबराने लगी। मैंने तुरंत ही अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपना होमवर्क करना है। और मैं भागकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बहुत देर रोती रही। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे साथ वह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे चाचा ही हैं, क्योंकि उनके छूने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस आदमी का था। मुझे अपने चाचा से घिन आने लगी थी और उन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि मैं उनकी जान ही ले लूं। वह इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, यह मैंने सोचा भी नहीं था। उसी रात जब मैं लेटी हुई थी तभी वही आदमी एक बार फिर मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे साथ वही सब करना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं अपने अंदर पहले से ही थोड़ी हिम्मत जुटाए हुए थी। उसने जैसे ही मेरे साथ वह सब करना शुरू किया, मैंने पास की टेबल पर रखी लैंप जला दी। कमरे में रोशनी होते ही सामने का नज़ारा देख मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह आदमी तो। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी करतूत अपनी चाची को बताऊंगी, तो उसने मेरे मुंह पर खींच कर एक तमाचा मारा। उसके बाद उसने झट से अपना फ़ोन निकाला और मेरी एक गलत तस्वीर अपने फ़ोन में ले ली और मुझसे बोला कि अब अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं तेरी ये फ़ोटो सबको दिखा दूंगा और फिर तेरी जो बदनामी होगी वह तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब होगा। वह मुझसे बोला, बहुत अच्छा किया जो तूने लाइट जला दी। मैं भी अंधेरे में यह सब कर करके परेशान हो गया था। अब मैं आराम से उजाले में देख कर तेरे साथ खुलकर मज़े लूटूंगा और अब तुझे भी मेरा साथ देना होगा, वरना तुझे तो पता ही है कि मैं तेरे साथ क्या क्या करूँगा। मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी और फिर उसने मुझे तरह तरह के आसन वाली स्थिति बनाने को बोला। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर तो हर दिन वह मेरे साथ उस कमरे में आकर तरह तरह के आसन बनवा के मेरे साथ अजीब अजीब तरीके से वह सब करता और मेरी हालत ही खराब कर देता। उसकी हैवानियत मेरे साथ बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि मैं उसके खिलाफ जा ही नहीं सकती, इसलिए वह अपनी पूरी मन मर्जी मेरे साथ कर रहा था। एक दिन वो मुझे अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के लिए फिर मेरे कमरे में आया और अपना गंदा खेल उसने मेरे साथ शुरू किया। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
उसने जैसे ही अपनी इच्छा का गंदा खेल मेरे साथ शुरू किया, तभी पीछे से आकर मेरी चाची ने उसे दबोच लिया और घसीट-कर बाहर लेकर गईं। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े पहने और दौड़कर बाहर गई। चाची ने उसे ज़ोर-ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आशीष भी कमरे से बाहर निकल आया। ये देखकर मैं इस बात से वाकिफ़ हो गई थी कि मेरे साथ ये सब आशीष नहीं कर रहा था। इसका मतलब यह सब मेरे साथ चाचा कर रहे थे, क्योंकि जब मैंने लाइट जलाई तो जो आदमी सामने बैठा था उसने काले रंग के मास्क से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था, इसलिए मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। पर अचानक से चाचा भी कमरे से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब तक तो मैं अपना गुनहगार चाचा को ही समझ रही थी, लेकिन मेरे गुनहगार चाचा नहीं थे। तो फिर आखिर मेरे साथ ये सब करने वाला कौन था? चाचा ने चाची से पूछा, ये कौन है? क्या ये चोर है? तो चाची ने कहा, नहीं, ये हमारी रिया के साथ गलत हरकत कर रहा था। ये सुनकर चाचा गुस्से में बुरी तरह से उसके ऊपर टूट पड़े और उसे पीटना शुरू कर दिया। वह अपना मास्क कस के पकड़े हुए था, जिसे चाचा चाची खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिर आशीष ने भी उनका साथ दिया और तीनों लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उसका मास्क उसके चेहरे से अलग कर दिया। उस आदमी का चेहरा जैसे ही हम लोगों के सामने आया, हम सब के ऊपर एक साथ बिजली गिरी और चाची ने कहा, शालिनी के पापा। उसके बाद तो हम सब कुछ मिनट के लिए अपनी अपनी जगह जम से गए। तभी वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा, पर चाचा ने उसे कस के पकड़ लिया और आशीष की मदद लेकर चाचा ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया। थोड़ी देर में चाचा ने पुलिस को फ़ोन करके घर बुला लिया और शालिनी की मम्मी को भी चाची ने नीचे बुलाया और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। वह इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रही थीं और शालिनी तो बेचारी बुरी तरह से रो रही थी। फिर जब शालिनी के पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई तो हम लोग भी वहाँ उनके साथ गए। पुलिस ने चाची के बयान दर्ज करने शुरू किए और पूछा तो चाची ने बताया कि ये रिया के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले ही मैंने इसे पकड़ लिया। उनकी ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने कहा कि चाची, ये मेरे साथ उसने पहली बार नहीं किया था, बल्कि न जाने कितने दिनों से। मेरी बात सुनकर सभी लोग सदमे में चले गए। पुलिस ने मुझे प्यार से पूछा कि बेटा, जो भी बात है साफ साफ बताओ। तो मैंने उन्हें मेरे साथ अब तक जो भी होता आया सब कुछ बता दिया। अब तो मेरे चाचा चाची भी बहुत रो रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद पुलिस ने शालिनी के पापा को पीटना शुरू किया तो उसने सच बताना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि मैंने इस लड़की को जब पहली बार देखा तो मेरा दिल इस पर आ गया। मैंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि ये लड़की बहुत ही दब्बू किस्म की और डरपोक है। फिर मुझे शालिनी से इसके बारे में कुछ कुछ बातें पता चलीं, जैसे कि ये बहुत कम बोलती है और जल्दी घबरा जाती है और इसकी चाची ने इसे अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने को मना कर रखा था। ये सारी बातें मैं जान गया था। जिस दिन मुझे पता चला कि इसकी चाची शादी में गई हुई है, उस रात मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और इसके कमरे में दबे पांव चाकू लेकर पहुंच गया। मैंने जैसा सोचा था यह उससे भी ज़्यादा डरपोक निकली। मैंने जैसे ही इसे धमकाया, यह मेरी एक ही धमकी में डर गई और मेरे सामने बिछ गई। जब यह एक बार मेरे सामने टूट गई तो फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसीलिए मैं फिर आए दिन इसके साथ अपना खेल खेलने लगा। चाची ने बताया कि ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से अक्सर मैं रात में गहरी नींद में सो जाती हूँ, लेकिन उस रात मेरे पेट में अचानक से तेज़ दर्द उठा तो मैं गोली खाने के लिए किचन में आई। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने तुरंत ही रिया के कमरे में झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मैंने तुरंत इस आदमी को दबोच लिया।
पुलिस ने उस आदमी से कहा, तेरी खुद की बेटी इसी की उम्र की है, तुझे ये सब करते शर्म नहीं आई? इस बात पर वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और माफ़ी मांगने लगा। पुलिस ने मुझसे कहा, बेटा, पहली बार ही जब तुम्हारे साथ यह सब हुआ तो ये बात तुमने अपनी चाची को क्यों नहीं बताई? तो मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैंने कहा, मैं बहुत डर गई थी और इस डर की वजह से मैं किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मेरी चाची ने मुझे गले से लगा लिया और चुप कराने लगी। मैं भी उनसे चिपक कर बिलक बिलक कर रोने लगी और मन ही मन खुद को कोसने लगी कि मैं तो चाचा पर और उनके बेटे पर ही शक कर रही थी और इसीलिए और मैं यह बात चाची को नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उन लोगों का नाम चाची के सामने लिया तो वह तो मेरा साथ किसी भी हाल में नहीं देंगी। उसके बाद पुलिस ने मेरी मेडिकल जांच कराई और जब शालिनी के पापा का जुर्म साबित हो गया तो उसे जेल हो गई। चाची ने मुझसे वादा लिया कि मैं आज के बाद उनसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी और किसी से भी नहीं डरूंगी। आज इस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाई हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ बुरा हुआ है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लड़कियाँ कभी भी कहीं भी सुरक्षित नहीं होती हैं, चाहे वह घर के अंदर हों या बाहर। वह तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब वह सजग रहें और सतर्क रहें और अपने लिए हमेशा डट कर मुकाबला करने को तैयार रहें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।